Hello student, today in this 15 PPT we discuss about the problem prospects of large scale industry, especially in steel and sugar industry. Before discussing the large scale industry, first we discuss about the industrialization. तो industrialization वो टाइम पीरियड है या वो दौर है जिसके दौरान जो एग्रीकल्चर या एग्रियन सोसाइटी में इन्वॉल्व ह्यूमन ग्रुप्स थे वो ट्रांसफॉर्म हुए इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर और मैन्युफैक्चरिंग और नए नए प्रोडक्ट क्रिएशन के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जो है वो चालू हुआ। तो ये जो प्रक्रिया रही जिसमें 16th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हो गई, जिसमें हम एग्रीकल्चर सोसाइटी के अलावा हमने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो हो सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर जो अदर फैक्ट्री या अलग अलग चीज़ें, उनको शुरुआत किया। अलग अलग जो सेक्टर्स हो सकते थे उनका शुरुआत हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। रोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो देखिए रोल था वो रेजिंग इनकम, लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाना, उनकी इनकम आमदनी में बढ़ोतरी करना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा बुनियादी जो रोल था। साथ ही साथ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। व्यक्ति जो है देखिए कृषि में पूरी तरीके से इन्वॉल्विंग साल भर नहीं रहती है, तो ये नए नए क्षेत्रों में नया नया प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो सके और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथिन मिले कंट्रीज को। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, फॉरेन ट्रेड में इम्प्रूव करना, क्योंकि कंट्री देखिए वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग आपस में चालू हो चुकी थी, तो उसके लिए जो फॉरेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। और सोशल आउटपुट को बढ़ाना, उसको ब्रॉड करना, तो यहाँ पर जो कुछ जो इम्पोर्टेंट रोल हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमें देखने को मिलते हैं। देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री मीनिंग वाइज अगर हम बात करें तो 1850 से 1950 के बीच में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो उन फैक्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता था वर्ड जहाँ पर लीस्ट थ्री, ये तीन जो है बातें होती हों, यानी वहाँ मशीनरी का यूज़ हो, हैवी मशीनरी का, वेज लेबर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो, और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी मेजर्स के तहत आए, यानी जहाँ पर फैक्ट्री एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट और भी जो बहुत सारे एक्ट हैं वो वहाँ पर लागू होते हों। देखिए इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, जिसमें लगभग जो है वो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जब है फिक्स असेट की फॉर्म में, और बाकी मशीनरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड रेगुलेटरी मेजर जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे फैक्ट्री एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट और यहाँ ईएसआई और जो अदर कॉम्पनसेशन और सैलरी से रिगार्डिंग जो भी एक्ट है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 10 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट भी होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशंस को रखा गया। इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाने के लिए और रैपिड ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए बड़ी इंडस्ट्री का कंट्री में होना जरूरी होता है। उसके अलावा देखिए जो डेवलपमेंट है वो हैवी इंडस्ट्री के थ्रू ही हो सकता है, और हैवी इंडस्ट्री जो लगेंगी या जो हैवी मशीनरी लगेगी तो वो हैवी मशीनरी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, और अच्छा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर ही होगा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही आएगा। साथ ही साथ डिफेंस गुड इंडस्ट्री है, उसके लिए अगर आप देखिए डिफेंस गुड की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में लगातार इंप्रूव होने के लिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर होता है जो सारे सेक्टर्स को लीड करता है, और इंडिया का तो लगभग 25% इकोनॉमी का जो टोटल जीडीपी का पार्ट जाता है वो डिफेंस के लिए ही जाता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का वो ज़रूरी हो जाता है डिफेंस की गुड्स और न्यू टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, और सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा जो ये जटिलता है मशीनरी से संबंधित, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही प्रमोट कर सकती हैं, जो क्योंकि देखिए फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स पे आएगा, छोटे प्रोजेक्ट्स पे उसे कम देखा जाता है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड में आपको वृद्धि करनी है तो उसके लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक एडवांटेज है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का इम्प्रूव होना ज़रूरी होता है। इसमें देखिए उसके साथ ही साथ आपको जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इसके लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। अच्छी टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने का साधन ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री और हैवी मशीनरी है।
और साथ ही साथ देखिए एंसिलरी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो कि इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट की तरह काम करती हैं, तो उनका भी यहाँ पर एक बढ़ाना, उनको उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। साथ ही साथ जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी ग्रोथ में भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का रोल रहता है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होने वाले प्रोडक्शन से जो रॉ मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सबॉर्डिनेट जो इंडस्ट्री हैं वो भी सर्वाइव करती हैं उसकी मदद से। तो ये हेल्पफुल रहता है इन दोनों सेक्टर्स में भी, अगर आप गौर दें तो। Here in this slide we discuss some demerits and limitation of large scale industry। तो देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो फर्स्ट डीमेरिट आता है वो ये है कि यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट और हैवी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और टाइम शेड्यूलिंग जो है वो एक लंबा होता है, और काफ़ी समय तक आपको होल्डिंग्स रखनी पड़ती है। 10 साल के बाद लगभग आपको इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है। और हाई कैपेसिटी आउटपुट रेशियो होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो स्मॉल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ ऑटोमेशन की वजह से थोड़ा कम रहता है। देखिए, और इंडिया में सबसे बड़ा इसका कंपटीशन जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल एरिया पे सेम वर्क फंक्शन करती हैं, और उनमें जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं वो, लेकिन कंपटीशन पूरे तरीके से देते हैं, क्योंकि इंडिया में एक तरीके से कम पैसे की चीज़ जल्दी बिक जाती है। और इंडियन इकनॉमी को देख के लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ सुटेबिलिटी नहीं बैठ पाती, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा नहीं है। और इंडियन इकनॉमी फोकस करती है किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, तो कहीं कहीं पर इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो नहीं होता दिखता। तो ये कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्री के डीमेरिट की इंडिया में जनरली देखे जाते हैं। देखिए, इस स्लाइड में जो हम बात करेंगे वो इंडिया में एक बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 16वीं सेंचुरी में जब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो आया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का दौर आया, उसमें सबसे शुरुआती इंडस्ट्रियां रहीं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से 16 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, जो कि रॉ स्टील का था। लेकिन 2019 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना स्टील का वर्ल्ड में, चाइना के बाद। और इसने 82.68 मिलियन टन जो है वो टोटल फिनिश स्टील और 9.7 मिलियन रॉ स्टील का प्रोडक्शन करा। दोनों का ही प्रोडक्शन इंडिया में जो है वो होता है आयरन ओर से। वैसे तो देखिए एल्यूमिनियम ओर और अदर टाइप्स की ओर से भी इसका जो है वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बट मोस्टली जो एक्सट्रैक्शन होता है स्टील का और आयरन का, वो आयरन ओर से ही होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री की, तो इसमें अब तो बहुत सारी हैवी मशीनरीज के लिए भी हम डिपेंडेबल कम हैं। इम्पोर्ट हमारा जो है वो कम हुआ है, और एक्सपोर्ट करने लायक तो अभी हम नहीं हुए हैं हैवी मशीनरी में, लेकिन हाँ रॉ स्टील को अभी भी हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच में क्या हमारे एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और किस तरीके से हम इस सेक्टर को देख सकते हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हेयर वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इस टाइम प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। फर्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक अलग बात होती है, बट क्वालिटी कंटेंट प्रोडक्शन जो है वो एक अलग बात होती है। बहुतायत मात्रा में स्मॉलर प्लांट जो हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ सम टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से वहाँ का रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन अच्छा नहीं है। तो ये टेक्निकल नॉलेज की कमी होना, और मिनी स्टील प्लांट्स यानी कि हैवी जो है स्टील प्लांट ना होना, बड़े स्टील प्लांट ना होना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होना, और एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस का प्रॉब्लम होना, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स की जो इनफिशियंसी है,
प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स फिर भी ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो इनएफिशिएंसी है वो इसमें एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसी वजह से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी इसका बहुत अच्छा जो है वो एडवांटेज उठा नहीं पाया है अभी इस इंडस्ट्री का। और वरना अभी हम एक्सपोर्ट जो है वो मशीनरी करने की फॉर्म में हो जाते, बट अभी भी अगर आप देखो तो बहुत सारी जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं तो वो आज भी हम उनके इंपोर्ट पे निर्भर हैं। तो ये ड्यू टू टेक्निकल नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी ही हमारी है, और एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन की एक कमी है। अगर हम बात करते हैं, देखिए सजेशंस जो इसको सॉल्व करने के हो सकते हैं, तो मेटलॉजिकल कोल रिजर्व जो है जिसमें मेटल्स हैं, उस कोल रिजर्व का एक्सट्रैक्शन रोका जाए और उसको आगे फ्यूचर के लिए आयरन ओर के लिए संभावना उसके लिए रखी जाए। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि इसमें होने वाला लीड टाइम और जो हमारा बहुत सारा समय भी और बहुत सारे रिसोर्सेज भी ख़राब होते हैं तो उसको यहाँ इम्प्रूव किया जाए। फाइनेंस फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड हो। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ लॉन्च करना है तो आपको अपने यहाँ डिफेंस और बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए रोल देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे वो एक्सट्रैक्शन से लेके आपके उनको खोज करना, नए नए संसाधनों की, नए नए रिसोर्सेज का अल्टरनेट ढूंढना और उसको प्रॉपर मैनेज करना, बेटर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना, तो ये आयरन स्टील इंडिया की जो ओर है वो एक अच्छा कदम हो सकता है। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो यहाँ पर आत्मनिर्भर होना है वो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार की संभावना को भी बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ जो है हमें एक्सपोर्ट में भी संभावना हम इसमें तलाश सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब आयरन और अच्छी है तो हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे जो इंपोर्ट करते हैं तो क्यों ना हम उन्हें यहीं पर प्रोड्यूस कर सकें, है ना। यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होने के बाद जो रॉ मटेरियल्स होता है उसके बाद वो फिनिश गुड्स यहाँ हैवी ड्यूटीज़ और बहुत सारे चार्जेस लगा के जो हमें सप्लाई करते हैं, तो अगर वो टेक्निकलिटी और मॉडर्नाइजेशन हमारे यहाँ हो जाए तो डिफेंस सेक्टर, उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स आज ऐसे देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर्स हो, तो बहुत सारी जगह टेक्नोलॉजी हम अगर अपनी इम्प्रूव करते हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल इंडिया में हो सकते हैं। देखिए दूसरी सबसे प्राचीन इंडस्ट्रियों में आने वाली एक इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। शुगर का जो डेवलपमेंट है वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हुआ है। शुगर केन जो है रॉ मटेरियल रहा है, शुगर इंडस्ट्री का बेसिक फंक्शन है इसका। देखिए बेसिकली दो तरीके का, एक तो शुगर केन, दूसरा बीट है। इससे एक्सट्रैक्टेड शुगर जो है वो एक्सट्रैक्टेड रिफाइंड शुगर हम लोग नॉर्मल डेली यूज़ में लाते हैं। डेली यूज़ में नेसेसरी आइटम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है शुगर, और साथ ही साथ जो शुगर इंडस्ट्री है वो बैकबोन भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जैसे यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो हमारी जो शुगर मिल्स हैं तो यहाँ एक रोजगार का एक बड़ा साधन प्रोवाइड कराती हैं किसानों को, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन से और जो उसमें काम करने वाली लेबर हो, तो एक हायर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं। तो शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नेशन के डेवलपमेंट की ओर हमें आगे बढ़ाता है। देखिए शुगर इंडस्ट्री के अगर हम बारे में बात करें तो शुगर इंडस्ट्री का जो 2018 तक 3/4 पार्ट ऑफ वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन उसे ओपन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं मिली थी ग्लोबली। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इसमें थे। 2012 में जो डॉलर में 77.5 बिलियन था और बाद में जो 85% शेयर्स था, तो उसका तो ग्लोबल मार्केट में रोल ही नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो 4.6 के ग्रोथ रेट से कम एनुअली वो कंपाउंडेड हुआ है। 2018 में 185 मिलियन टन शुगर जो है प्रोड्यूस की गई ग्लोबली, जिसमें इंडिया का हिस्सा 35.9 मिलियन टन रहा, जो कि ब्राज़ील और थाईलैंड के बाद थर्ड नंबर पे था। ब्राज़ील और थाईलैंड जो है वो हमसे ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर हैं, और थर्ड नंबर का बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है शुगर इंडस्ट्री का। तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में, और साथ ही साथ ये देखिए डायरेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्री भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल सीधे सीधे आता है। तो शुगर इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए। तो
देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है शुगर इंडस्ट्री की, तो प्रॉब्लम्स को आप इसी से समझ सकते हो। हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं शुगर की, बट टॉप 10 जो शुगर मिल्स हैं उसमें हमारे इंडिया की कोई शुगर मिल का नाम नहीं आता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और जिस वजह से हमारी शुगर इंडस्ट्री इंडिया की उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए। तो हमारे यहाँ क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से उतना अच्छा क्वालिटी मटेरियल नहीं है। ब्राज़ील का क्वालिटी जो मटेरियल है ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हमारे यहाँ हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं तो शुगर इंडस्ट्री का इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। केवल प्रोडक्शन बढ़ाना ही इसका एक रोल नहीं हो सकता। बाई प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना, ठीक है, जैसे बहुत सारे यूनिट्स में केवल और केवल जो है वो शुगर का तो एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद शुगर बनने के बाद उसका जो बाई प्रोडक्ट, चाहे वो अल्कोहल के फॉर्म में हो, चाहे वो जो बचा हुआ उसको फाइबर के फॉर्म में, और आजकल सैनिटाइज़र वगैरह बनाने में, तो वो इंडस्ट्री में कुछ कुछ जगह तो अगर आप देखो तो बाई प्रोडक्ट का प्रॉपर एफिशिएंट यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ बाई प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। कंपटीशन है, जो गुड़ और अदर जो खांडसी वगैरह इंडस्ट्री होती हैं लोकल लेवल पे, उनसे एक कंपटीशन मिलता है। लगभग 25% जनसंख्या आज भी पॉपुलेशन इनको यूज़ करती है। तो जब इनको यूज़ करती है तो इसका ओवरऑल कंजम्पशन भी कम होता है, क्योंकि कंजम्पशन A+B = रहेगा 100% ही। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल वे में इनका आज भी बहुत सारी जो इनका जो देखिए संगठन बनाया गया या जो शुगर इंडस्ट्री का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में सही नहीं है। इसी वजह से आज भी कंपनियां घाटे में बहुत सारा व्यापार करने को मजबूर हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। कंपटीशन है कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू, और प्रोडक्शन का हमेशा इनके देखिए प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा इनकी नहीं होती है। मॉडर्नाइज ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रॉपर ना होने की वजह से और ट्रेड यूनियंस का एक अलग तरीके का इसमें गेम होने की वजह से, तो शुगर इंडस्ट्रियाँ इंडिया में एक जो बेनिफिशियल हो सकती थी उसके बावजूद भी हर साल कई करोड़ों का खर्चा, 400 से 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो भार है वो ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों पर इसमें डलता है। लेकिन इसको इनका सर्वाइवल भी ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी बड़ा तबका इनसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत सारे सजेशंस हैं, संभावनाएं हैं जो शुगर इंडस्ट्री का जो है वो सुधार करने में ज़रूरी हो सकते हैं और उन फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एक तो देखिए कंबाइंड एलोकेशन जो है शुगर केन का, उसकी एक पॉलिसी है, और प्रॉपर लोकेशनल पैटर्न पे जैसे अगर बात करी जाती है तो यूपी और महाराष्ट्र में इसकी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल ज़्यादा होने की वजह बहुत सारी मिल भी थी, आज बहुत सारी मिल जो है वो बंद हो चुकी है। तो लोकेशनल पैटर्न के आधार पर उन्हें दोबारा से चालू कराया जाए, उनको किस किस तरीके क्या खामी है और किस तरीके से उसमें सुधार हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट उसे पब्लिक सेक्टर में लाए या फिर उसे प्राइवेट को अलॉट करें। क्वांटिटी जो केन प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया जाए। यूटिलाइजेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, जितने भी मैंने बताया आपको, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसको ख़राब फेंका रहता है, तो उससे भी हम जो है वो काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए प्लांट्स वगैरह ही हो जाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, जो पुरानी पब्लिक सेक्टर्स की यूनिट है या कोऑपरेटिव सेक्टर्स की यूनिट है, उनका अगर मॉडर्नाइजेशन अगर हो जाता है तो वो इम्प्रूव कर सकती हैं। बाकी बहुत सारे अदर सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स के तहत हो सकते हैं, और जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संगठन हैं जो व्यापार को बारीकी से देखते हैं और उसमें सुधार समझ सकते हैं, उनको उनसे जानकारी ली जाए और किस तरीके से सेक्टर को ग्रोथ कराई जा सकती है उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये कुछ अदर सजेशंस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।